नमस्कार। द्वितीय वर्ष बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में तांबे के कीड़े की अगली श्रृंखला में हम अब इसकी प्रतीक योजना पर बात करेंगे। तांबे के कीड़े में कहीं कहीं प्रतीक योजना है और उनके अर्थ भी कई हो सकते हैं। हो सकता है जो अर्थ यहाँ दिया जा रहा है उसके अतिरिक्त और भी कोई अर्थ निकल आए। भुवनेश्वर स्वयं भी इस तथ्य से अवगत रहे हैं कि वे नाटक के अंत में अनाउंसर से कहलाते हैं। मेरी समझ में इस नाटक का न्यूनटिक है। हमें तो रुचता नहीं है। जो हमारे विचारों से सांचे में अंटता नहीं उसे हम कैसे न कहें, क्या कहें। इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है। वह हमें खामखा दुविधा में डाल रहा है। यद्यपि यह कथन बुद्धिजीवियों पर एक आक्षेप सा है, क्योंकि भुवनेश्वर निकाल में समीक्षक उसके नाटकों का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। तांबे के कीड़े नाटकों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है, जो इस प्रकार है। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया था, और यहाँ भाई को तलाशना अपने व्यक्तित्व के अधूरेपन को तलाशना है। हम अकेले हो सकते हैं, अकेले रह गए हैं, असमर्थ हो गए हैं, कोई सहारा नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार पागल आया भी जान बाबा मसालची बाबा को ढूंढ रही है, जो उसे सहारा दे सके, प्रकाश दे सके। दूसरा है कि एक पत्थर एक पत्ती एक शब्द का उल्लेख नाटक में 3 स्थानों पर किया गया है। एक पत्थर एक पत्ती एक शब्द जिसके पीछे एक अनजानी और अनहोनी शुरुआतें हैं। दूसरा है हम वही भूली हुई भाषा याद करते हैं। एक पत्थर एक पत्ती एक शब्दों। नंबर 3 लड़ना पड़ेगा इस बेमतलब, बेमानी और अनंत शुरुआत के खिलाफ। एक एक पत्ती एक एक शब्द और एक एक पत्थर के खिलाफ। पत्थर, पत्ती और शब्द हमारी परंपरा की ओर संकेत करते हैं। पत्थर से पाषाण युग, मूर्ति पूजा, धर्म आदि का संकेत मिलता है। पत्ती कृषि युग और प्रकृति का संकेत देती है। शब्द भाषा, साहित्य और कला को इंगित करता है। इन सब की एक लंबी परंपरा है जिसका सभी को सामना करना पड़ता है, जिसकी विसंगतियों से सभी को लड़ना पड़ता है। हर युग में इनसे लड़ता है और इन्हीं से लड़ते हुए हम कांच के शूटर और तांबे के कीड़े तक पहुँचे हैं। आज इस पहुँच ने हमें भयभीत कर दिया है। हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। यहाँ अंधकार से तात्पर्य अवचेतन से शक्ति का फूटना है या निराशा से आशा का संचार होना है। सब कुछ हमारी भीतरी शक्ति से ही प्रतिपादित होता है। आगे हमारे अंतःकरण को अंधाधुन भी कहा गया है। हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। आत्मा समष्टिपरक है और शरीर व्यष्टिपरक।
आत्मा में करुणा, संवेदना और प्रेम है, जिससे सृजन होता है। शरीर में पशुता है, जिससे युद्ध और विनाश होता है। सत्य आत्मा की शक्ति है, जिससे पुनः निर्माण होता है। निर्माण और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम सवालात पैदा करते हैं जो समय और रीतियों का दर्पण दमकते हुए हीरों की तरह काट देते हैं। सवालात दमकते हुए हीरे की तरह है, जो हमारे जीवन रूपी दर्पण के सुख, चैन और सौंदर्य बोध को काट देते हैं। सवालात के समाधान में हमें उलझ जाते हैं और सदैव उलझे रहते हैं, कभी सुख की सांस नहीं ले पाते। पागल आया स्वेटर लिए हुए मसालची बाबा को ढूंढ रही है। वह ठंड से उसे बचाना चाहती है। स्वेटर हमारे आदर्श हैं, जिनको छोड़कर युवा पीढ़ी की बहुत दूर चली गई है। प्रकृति प्रदत्त बीजों का सड़ना और कांच और शीशे के बीज बनाना प्रकृति पर विज्ञान की विजय है। विज्ञान के आविष्कार प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से आगे बढ़े जा रहे हैं। हम प्रकृति को छोड़कर विज्ञान के आश्रित होते जा रहे हैं। बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। सूरज मर गया। सूरज ज्ञान और हमारी जीवन शक्ति का प्रतीक है। बादल रूपी अज्ञान या भौतिकता ने हमारी जीवन शक्ति को मार डाला। जीवन शक्ति ने रहने से हम थक गए, टूट गए, भयभीत हो गए। अब धरती पर आईनों का शासन होगा, अर्थात कृत्रिम रोशनी यानी विज्ञान का शासन होगा। कुंठा, संत्रास और भय का शासन होगा। हर व्यक्ति की दृष्टि आईना है और वह सीमित है। हर व्यक्ति एक दूसरे का आईना तोड़ने का प्रयत्न करता है। थके अफसर और आया ने रिक्शे वाले का आईना तोड़ दिया। रिक्शे वाले ने अपने आईने से थके अफसर को मार डाला। रिक्शे वाले के रिक्शे में आईने लगे हैं, वह उनमें अपनी भावनाओं और सौंदर्य बोध का प्रतिबिंब देखता है और हमारे मन में उठते हुए प्रश्न इस आईनों को काट देते हैं। स्त्री कहती है, मैं सारा संसार मथूंगी, अपने अंदर बाहर सब मथूंगी, लेकिन चुपके से, जैसे किसी को मालूम न हो। मेरा सिर्फ काम है मंथना। सृजन जिस बेअहम कानून से होता है, यह तुम जानो। मंथना यहाँ यौन इच्छा का प्रतीक है। स्त्री केवल सुख चाहती है, बच्चा नहीं चाहती, और समाज से छिपकर सुख को भोगना चाहती है। उसे आशंका है कि वह जिस संतति को जन्म देगी, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ और हंसी में मधुमक्खियाँ होगी। स्त्री विघटित मनोवृत्ति की शिकार है। पुरुष कहता है, मैं एक बारगी शरीर को दिमाग के बंधनों से अलग कर दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूँगा, मैं सूरज का गला घोंट दूंगा। पुरुष भी विघटित मनोवृत्ति का शिकार है। वह अपनी सोचने समझने की शक्ति को
खत्म कर देना चाहता है। शराब पीकर अपने को भूल जाना चाहता है और काल्पनिक निर्माता में अपना मन बहलाता है। पुरुष के उक्त कथन में युगीन मानसिकता की अभिव्यक्ति हुई है। वह नपुंसक आक्रोश व्यक्त कर रहा है, अजनबी शब्द उछाल रहा है। थका अफसर कॉलेज के लड़कों से एक पहेली बुझाता है कि क्या तुम ऐसी चिड़िया का नाम बता सकते हो जो उमड़ती निडर घटाओं के बीच नीचे नाचती है, जिसके पर में 8 रंग होते हैं और जो कुत्ते की तरह भौंकती है। इसी के आगे परेशान रमणी भौंककर कहती है, मुझे नहीं मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की। वहाँ मोर परेशान रमणी का प्रतीक है। स्त्री विवाह के प्रारंभिक वर्षों में आकर्षक लगती है, बाद में वह आकर्षण खो बैठती है और हर समय लड़ती झगड़ती है। पुरुष कहता है, फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा। पुरुष ने अपने भविष्य से भयभीत है, उसका सृजन ही उसे मार डालेगा, चाहे वह संतति हो या विनाशकारी आयुध हो। तुमने एक रिक्शे वाले का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए। रिक्शे वाला मजदूर वर्ग का प्रतीक है। यहाँ वर्ग चेतना की ओर संकेत किया गया है। आगे रिक्शे वाला सीटी बजाने वाले अफसर को मार डालता है, जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को इंगित करता है। यद्यपि रिक्शे वाले को लात अफसर ने नहीं मारी थी। नाटक के सारे पात्र भय और भ्रम में जी रहे हैं। वे महायुद्ध के भय से त्रस्त है। निरर्थक लड़ाई लड़ते हुए टूट गए हैं, थक गए हैं, अकेले हो गए हैं। मनुष्य की इसी नियति को नाटक में विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है।